हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटेक। हम डिस्कस कर रहे थे साइकेट्रिक नर्सिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा पार्ट 6 है साइकेट्रिक नर्सिंग का। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, वो ये है कि अ नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज प्राइमरली यूज इन साइकेट्रिक केयर ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं: एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया या स्किजोफ्रेनिया, थर्ड है डिप्रेशन, फोर्थ है मेनिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नर्स है जो समझती है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि ईसीटी, ठीक है, प्राइमरली किस साइकेट्रिक कंडीशन में यूज होती है, ये ही पूछ रहा है। किस साइकेट्रिक कंडीशन के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ये पूछ रहा है। वो भी कौन सा, प्राइमरली। हम एग्जाम में बैठे हैं, हमारे सामने कुछ वर्ड्स आ गए, जैसे हमने प्राइमरली पे ज्यादा फोकस किया तो हमें डाउट होगा कि यार ये ईसीटी समझ में आ गया, नर्स आ गया, साइकेट्रिक कंडीशन आ गया, प्राइमरली वर्ड जब यूज कर लिया है तो हम कौन सा बोले। तो हम हमें लगती है कि सबसे ज्यादा घातक कौन है, सबसे ज्यादा फेटल कौन है, जो हम एक कॉमन सेंस हमारा जाता है वो सिजोफ्रेनिया में जाता है, हम कई बार इसको टिक कर देते हैं, जबकि इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा ईसीटी के बारे में जानेंगे, ईसीटी क्या है। ठीक है, तो आपके सामने ये पिक्चर है। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं एक पेशेंट है, लेटा हुआ है, उसके दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, एक माउथ गैग लगा रखा है। ठीक है, और इस पेशेंट को बेहोश कर रखा है, देख रहे हो आप, बेहोश कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीटी की। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो का मतलब है यहाँ पे करंट देना किसी तरह का, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज हुआ है जिसको इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया है। सी का मतलब है कन्वल्सिव, कन्वल्सिव का मतलब होता है कन्वर्जन्स, एक तरीके से सीजर्स पैदा करना, यानी कि करंट देकर सीजर्स पैदा करना। इसमें कौन से सीजर्स पैदा किए जाते हैं, सीजर्स किए जाते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स इसमें पैदा किए जाते हैं। अब इसमें जैसे वर्ड मैंने यूज किया है करंट, तो करंट कितना देना होगा, कितने समय के लिए देना होगा, क्या कंडीशंस रहेगी, वो हम बात करते हैं। इसमें ये देने से पहले इसमें देखते हैं कि भाई पेशेंट के साथ क्या क्या करते हैं। पेशेंट आता है तो हम उसको कैसे तैयार करते हैं। जब कोई पेशेंट आया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका इंडिकेशन क्या है, क्या वो उसको ईसीटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीटी के इंडिकेशंस की। तो ईसीटी के इंडिकेशंस क्या रहते हैं, सबसे इसके लिए तीन सीवियर वर्ड में लिखूंगा। सीवियर, तीन सीवियर कंडीशंस होगी, उन सीवियर कंडीशंस में हम यूज करते हैं। पहला सीवियर कंडीशन है डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन मतलब जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रही है। अब कोई आदमी डिप्रेशन में इतना है कि वो मरना चाहता है, तो इससे सीवियर डिप्रेशन क्या हो सकता है। एक आदमी जो खाना पीना ही कंप्लीटली छोड़ चुका है, मतलब एक तरीके से वो मरना ही चाह रहा है। ऐसा बंदा जिसने फ्लूड को अवॉइड कर रखा है, अवॉइड कर रखा है, कंप्लीटली अवॉइड कर रखा है, ऐसा व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें डिप्रेशन तो है, साथ साथ ही साइकोटिक फीचर्स है। ठीक है, साइकोटिक फीचर्स भी है। साइकोटिक फीचर्स जैसे कि डेल्यूजन है, उसको उसको हेल्यूसिनेशंस है। उस व्यक्ति का एसोसिएशन ऑफ लूजिंग है। एसोसिएशन ऑफ लूजिंग मतलब रियलिटी में क्या है उसको नहीं पता है, फैंटेसी लाइफ क्या है, रियल लाइफ क्या है, दोनों में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। एसोसिएशन लूजिंग उसके अंदर है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है इसको, मतलब वो साइकोटिक कंडीशन में है। ठीक है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिप्रेशन हम ड्रग से सही नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें हम ड्रग्स दे ही नहीं सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ रहा है किसी ना किसी तरह का, ड्रग्स के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो उस व्यक्ति पे सेट हो रहे हैं, तो उसको हम ड्रग्स नहीं दे पा रहे हैं। तो इतना सीवियर डिप्रेशन में हमारे पास पहला ऑप्शन जो रहता है वो रहेगा ईसीटी। ठीक है, फिर आता है सीवियर कैटाटोनिया। ठीक है, कैटाटोनिया हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कैटाटोनिया डिस्टर्ब टोन जिसके अंदर एक्साइटेटरी भी हो सकता है, और ये डिप्रेसिव टोन भी हो सकती है। कैटाटोनिया का मतलब होता है डिस्टर्ब टोन। डिस्टर्ब टोन यानी मसल्स की जो टोन है वो डिस्टर्ब होगी, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जैसे कि इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया वगैरह, वो कम हो जाएगी जैसे कि नेगेटिविज्म हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये सब चीजें हैं। इसमें भी जब सीवियर कैटाटोनिया हो जाए, सीवियर फॉर्म का हो गया, जैसे स्टूपर वगैरह में चला गया व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, ठीक है, उस कंडीशन में वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में चला गया हो, ऐसा। एक होता है सीवियर साइकोटिक कंडीशन, सीवियर साइकोटिक कंडीशन जैसे कि सीजोफ्रेनिया। ठीक है, और मेनिया में भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, सीवियर मेनिया हो तो। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सीवियर डिप्रेशन जो है उसमें प्राइमरली हम यूज कर सकते हैं ईसीटी को। ठीक है, सीवियर
सिजोफ्रेनिया है या मेनिया है, ऐसी कोई कंडीशन में तो इसमें कोई ये प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, ये हमें पता करना है, याद रखना है, सॉरी। ठीक है, तो ईसीटी जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है सिजोफ्रेनिया में और मेनिया में। किस में है? डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में भी हमने लिखा है जिसमें सुसाइडल थॉट्स हो, जिन्हें खाना पीना त्याग दिया हो, यानी फूड एंड फूड को कम्प्लीटली अवॉइड कर रखा हो, जिसमें ड्रग्स हम दे ही नहीं सकते, उस कंडीशन में हमें कुछ तो देना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, तो ये देते हैं। ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है, हमने देखा कि इसमें ये इंडिकेशन है, फिर हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले लेते हैं कंसेंट, तो इस पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, फिर इस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये वगैरह वगैरह नहीं है, क्या है वो सब हम लेंगे। इस पेशेंट का पीएससी कर सकते हैं, पीरियडिक चेकअप कर सकते हैं। इस पेशेंट के अंदर हम इस पेशेंट को बोलेंगे आपका जिस दिन ईसीटी है उससे एक दिन पहले आप एनपीओ रहिए। एनपीओ रहिए मतलब आप कुछ ना ओरली ना फ्लूइड लीजिए ना फूड लीजिए, ठीक है, ताकि हम आपका कर पाए, है ना, ईसीटी कर पाए। उसके अलावा इस पेशेंट को हम बोलेंगे आप अपने लूज कपड़े पहने, ठीक है, लूज कपड़े होने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसको बोलेंगे आपके अंदर किसी तरह का कोई डेंचर्स है तो डेंचर्स को हटाएंगे, डेंचर्स जो बत्ती सी जो लगती है बाहर से, ठीक है, ऐसा कुछ लग रखा है आर्टिफिशियल, तो उसको हटाएंगे, इसका नहीं होना चाहिए, टंग बाइट ना कर ले, ठीक है। और ये माउथ गेग भी इसीलिए डाला हुआ है कि टंग बाइट ना कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बोलेंगे आपके पास किसी तरह का मेटल नहीं होना चाहिए जिस दिन हम कर रहे हैं, मेटल्स नहीं होना चाहिए। अब आप किसी पेशेंट को लेके जा रहे हो, उसको करंट दे रहे हो, उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स पैदा कर रहे हो, इसका मतलब वो पेशेंट क्या कर सकता है, वहाँ पे यूरिन कर सकता है। क्यों कर सकता है? इनकंटिनेंस की वजह से, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा ब्लैडर और बावल पे, वो पेशाब कर लेगा, वो वहाँ पे बोल स्टूल पास कर देगा, तो यूरिन ना हो और स्टूल पास ना हो, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि आप क्या करो, अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, आपका जो ये फ्रेश होना है वो होना है, आप पहले हो जाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पेशेंट का ब्लैडर और बॉवल एम्प्टी करवा देंगे, लूज कपड़े पहना देंगे, मेटल्स वगैरह हटा देंगे, डेंचर्स वगैरह हटा देंगे, कंसेंट वगैरह ले लेंगे, ये वो, ठीक है। अब सवाल होगा कि भाई ईसीटी दी कितनी जाए, क्या दी जाए, कैसे दी जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो ईसीटी है, जब ईसीटी देते हैं तो इसमें ऐसा होता है डायरेक्ट दे दी या मॉडिफाइड, दो टाइप इसके हम बात करते हैं। डायरेक्ट में पेशेंट आया सीधा ईसीटी दे दिया, मॉडिफाइड में क्या क्या, ईसीटी देने से पहले उसको बेहोश किया, बेहोश किया, बेहोश कैसे किया, प्रोपोफोल लगाकर, ठीक है, या थियोपेंटोन सोडियम लगाकर। और जब ऐसे पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखते हैं। ये एनेस्थेटिक जो एजेंट हैं, तो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर्स होंगे वो इनको देंगे, और ऑक्सीजन सपोर्ट भी हम देखेंगे, साथ ही साथ एट्रोपिन भी देंगे। एट्रोपिन कितना देंगे, 0.6 mg देते हैं। अगर उसको हम आईएम दे रहे हैं तो 30 मिनट पहले देंगे, और आईवी दे रहे हैं तो उस समय क्या देंगे, स्टेट देंगे। अब एट्रोपिन क्यों देते हैं, ताकि ओरल सिक्रेशंस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ उस पेशेंट का जो वेगल स्टिमुलेशन है वो भी कम हो जाए। अब वेगल स्टिमुलेशन में वेगस क्या होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है, इसका काम होता है हार्ट रेट को कम करना, ठीक है। अगर हमने वेगस को ही सप्रेस कर दिया तो हार्ट रेट कम नहीं होगी, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में नहीं जा पाएगा। टू प्रिवेंट, तो एट्रोपिन क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट और ओरल सिक्रेशन कम करने के लिए। ये हमने ईसीटी के बारे में मैक्सिमम चीजें देख ली है। अब कौन सी कंडीशन में ईसीटी नहीं देंगे वो भी देखना पड़ेगा, इंडिकेशन देख ले तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देख लेते हैं। इसका एकमात्र कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें ईसीटी दे ही नहीं सकते, वो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने पर। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, जैसे ये आपका क्रेनियम है, इसके अंदर आपका ब्रेन रहेगा, ठीक है। तो क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम का हम बोल सकते हैं हड्डियों का वहाँ ढांचा, इट इज ए बॉक्स ऑफ बोन्स, ठीक है, ऐसा बॉक्स जो बोन से मिलकर बना हो, विच कंटेन्स ब्रेन एंड ब्रेन टिश्यूज, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा तीन चीज़ें रहती है, ब्रेन रहता है यानी कि ब्रेन टिश्यू रहेंगे, ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को होती है वो रहेगी, और सीएसएफ रहेगा। इनमें से अगर एक भी चीज़ बढ़ती है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनरो कोयलो हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जिसको मोनरो कोयलो हाइपोथेसिस कहती है कि आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है, जो वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन टिश्यूज, ब्रेन ब्लड सप्लाई एंड सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो सेरेब्रो यानी ब्रेन
स्पाइनल यानी स्पाइन और सेरिब्रम दोनों के बीच में घूमता रहता है। इनमें से किसी का भी अमाउंट बढ़ता है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, और ऐसे आईसीपी बढ़ने वाली कंडीशन में हम क्या नहीं देते हैं, ईसीटी नहीं देते हैं। अब हमने बात की थी इसमें करंट देते हैं, तो कितना देते हैं, अगर मैं एम्पियर में देखूँ तो करंट देते हैं 200 से 1600 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका रहता है करंट। और वोल्टेज कितना रहता है इस करंट का, वोल्टेज आपका रहता है लगभग 90 से 150 वोल्ट के बीच में, एक एवरेज देखा जाए तो 110 वोल्ट। ठीक है, फिर होता है टाइमिंग कितना दें, कितने टाइम तक करंट देंगे, कम से कम टाइमिंग यानी 0.1 से 1 सेकेंड, इसका एवरेज लेंगे 0.6 सेकेंड, इसका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। तो भाई आप गए, आपके पास एक मशीन पड़ी है, उस मशीन में 3 ऑप्शन दे रखे, एक वोल्टेज का, एक टाइमिंग का, एक करंट का। तो करंट सबसे पहले हम 200 से 1600 के बीच में सेट कर लिया, 600 800 500 इतना। फिर आता है वोल्टेज, तो वोल्टेज हमने कितना सेट किया, 90 से 150 के बीच, 90 से 150 के बीच डॉक्टर ने बोला कि 110 पर सेट किया है। ठीक है, फिर टाइमिंग जो है वो आपका कम से कम रहेगा 1 सेकेंड या उससे कम रहेगा, कितना रहेगा 0.1 से 1 सेकेंड, इस करंट में देंगे। तो हमने देख लिया ईसीटी क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ईसीटी दोनों साइड लगा हुआ है, ईसीटी के जो इलेक्ट्रोड्स है वो दोनों तरफ लगे हैं। तो ऐसे ईसीटी को बोला जाता है बाइलेटरल ईसीटी। अगर मैं इसको ना लगा के सिर्फ इसी को लगाऊं, ये होगा यूनिलेटरल ईसीटी। अब सीधा सा दिखता है, अगर मैं दोनों तरफ से करंट दूंगा तो इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होंगे, एक तरफ से करंट दूंगा तो साइड इफेक्ट कम होंगे। अब सवाल ये आता है, जब मैं इसको एक तरफ लगा रहा हूँ तो कहाँ लगाऊंगा, जब मैं मान लो कि यूनिलेटरल कर रहा हूँ, यूनिलेटरल कर रहा हूँ तो मैं इसको कहाँ लगूंगा, इसको मैं लगूंगा नॉन डोमिनेंट साइड पे। ठीक है, ताकि साइड इफेक्ट कम हो, ताकि साइड इफेक्ट कम हो। ठीक है, ये हम समझ गए। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड लगाते कहाँ पे, ये जो लेटरल कैंथस ऑफ आई है, तो ये ट्रेगस ऑफ ईयर है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन में बीच वाला ये पॉइंट है, यहाँ से 2.5 से 4 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर ऊपर इसको लगाते हैं। तो ये ईसीटी को हमने थोरोली देख लिया है, कंप्लीट ईसीटी देख लिया है। कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, डिप्रेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन में हमने देखा था साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या क्या देखने को मिल रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या क्या देखने को मिल रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर के फीचर्स ये रहे, ये साइकोटिक फीचर्स। ठीक है, तो साइकोटिक कंडीशन में हमें क्या क्या देखने को मिला है, साइकोटिक में देखने को मिला है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको सुनाई दिखाई या महसूस हो रही है, यानी कि परसेप्शन इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, फिर अपना जो नेक्स्ट है वो है एसोसिएशन ऑफ लूजिंग एंड डेल्यूजन। ठीक है, तो डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, ऐसा बिलीफ जो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तीसरा होता है ये एसोसिएशन ऑफ लूजिंग, एसोसिएशन ऑफ लूजिंग, इसका मतलब होता है ये कि फैंटेसी और रियलिटी के बीच में उसको कंफ्यूजन रहता है, ये इसका सही आंसर है। तो साइकोटिक डिसऑर्डर में से अपने को एक मिल गया। एंटी सोशल कंडक्ट का मतलब होता है कि सोसाइटी कहती है कि आप कपड़े पहन के घूमो, आप अगर नहीं पहन के घूमे, ठीक है, तो वो एंटी सोशल मान लेते हैं। सोसाइटी कहती है कि आप कुछ नॉर्म्स या लॉज उनको फॉलो करो, आप उसको नहीं कर रहे हो, जैसे आप गैंगस्टर बन गए, गैंगस्टर बन गए, आपने किसी तरह का क्राइम किया, वो एंटी सोशल कंडक्ट में हो गया, तो कोई बीमारी नहीं कह सकते। ओवरवेलमिंग एंजाइटी मतलब आप फेल हो गए, आपको डर लग रहा है पिताजी को कैसे बताएं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई, तो वो साइकोटिक फीचर थोड़ी हो गया, ये भी नहीं हो गया ना। ऑब्सेसिव बिहेवियर मतलब किसी चीज को आप बार बार करे जा रहे हो क्योंकि आपको अगर नहीं करने से एंजाइटी हो रही है, जैसे आप हॉस्पिटल में काम करते हो, ठीक है, आपके पेशेंट के पास गए, उसका ब्लड का एक जो ड्रॉप है आपके हाथ पे लग गया, अब आपके दिमाग में ये बैठ गया कि यार इससे मुझे इन्फेक्शन ना जाए, तो आपने कम से कम 10-12 बार हाथ को धो लिया जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन ना मिला। ये आपने ऐसा क्यों किया, ताकि आपकी एंजाइटी कम हो, उसके लिए किया है। वैसा थोड़ी है कि आप पागल हो, बार बार धोए जा रहे हो, धोए जा रहे हो, धोए जा रहे हो, तो इसका थोड़ी है कि आपको साइकोसिस हुआ है। तो साइकोसिस में ये कंडीशन है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, एसोसिएशन ऑफ लूजिंग वगैरह दिखने को मिलती है, तो ये सब चीजें उसमें रहती है। ठीक है, और सॉरी, इसको लिखते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो साइकोटिक में 3 हो गए, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। अब डेल्यूजन, डेल्यूजन में एक बहुत ही अच्छा चीज बताता हूँ आपको,
एक होता है पॉलीयूड्यूक्स। ये भी क्या होता है, एक ऐसा डेल्यूजन जो कि एक फैमिली में होता हो। एक केस था बुरारी केस, बुरारी फैमिली केस, ठीक है। बुरारी फैमिली केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति को डेल्यूजन था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसके भाई की डेथ हो गई, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरे भाई ने मेरे सपनों में आके मेरा भाई मुझसे बात करता है। एक दिन उसने घर में सबको बोला कि भैया ने बोला है कि आज सुबह अगर हम ये कपड़े पहनेंगे तो आज हमें बिजनेस में काफी फायदा होगा। तो घर वालों ने बात मान ली, तो उससे क्या हुआ, उसको रियल में बिजनेस में फायदा हो गया, ठीक है। फिर सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ, तो इससे लोगों को क्या फील हो गया, उसके घर वालों को, कि सच में इसका भाई इसके सपनों में आता है और ये सही कह रहा है, जो भी ये कहता है वो होगा। तो एक दिन उसने बोला घर वालों को कि हम सभी पंखे से कपड़ा बांध कर लटक जाएंगे, एक जैसे कपड़े पहन के, व्हाइट कपड़ा या व्हाइट कुर्ता पहन के लटक जाएंगे, और जैसे ही 11:30 बजेगी हम सब स्टूल को गिरा देंगे और भैया आएंगे हम सबको बचा लेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से सुसाइडल ये थॉट होगी कि मैं तो मर ही रहा हूँ। सभी सबके दिमाग में ऐसा हो गया कि हाँ इसने जो जो बोला अभी तक हुआ है तो ये भी होगा, ठीक है। तो एक तरीके से उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ उनका बैठ गया कि हाँ रियल में भैया इनसे बात करते हैं और वो सबको हम सबको बचा लेगा इस कंडीशन ऐसे। फिर इस केस में क्या हुआ कि वो सबके सब 10 लोग जो लटक गए थे, 10-11 जो भी लोग थे वो लटक गए थे और वो सबकी डेथ एक साथ हो गई थी, ठीक है। तो ये पॉलीयूड्यूक्स होता है, डेल्यूजन पूरी फैमिली में फैल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट। मतलब 10-12 लोग बैठे हैं, उसके पास एक नर्स है, गई और वो टीचिंग देने लग गई। क्या टीचिंग दे रही है, मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन में। तो इसका मतलब ये जो पेशेंट का ग्रुप होगा वो कौन होगा, जिनको मूड डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन का क्या नाम दे रखा है, लिथियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड सी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, किसकी टॉक्सिसिटी, लिथियम की टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हाइपोग्लाइसेमिक जो शुगर को कम करता हो, एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन को कम करता हो, डायबिटिक्स जो पेशाब को कम करता हो, सॉरी बढ़ाता हो, एंटासिड जो गैस को न्यूट्रलाइज करता हो, गैस को यानी कि HCl के प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज करता हो। कॉमन लैंग्वेज में मैंने गैस वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो नर्स है, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को टीचिंग कर रही है मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन में जिसका नाम है लिथियम कार्बोनेट। उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, कौन सी इनमें से मेडिकेशन है वो पेशेंट को बोलेंगे अवॉइड करो ताकि लिथियम टॉक्सिसिटी जो है उसकी रिस्क ना बढ़े, लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो, लिथियम का लेवल ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो शुगर को कम करता हो, पेशेंट का शुगर बढ़ा है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिया जैसे कि मेटफॉर्मिन दिया, पेशेंट का शुगर कम हो गया, ठीक है। उसका एंटीबायोटिक का, डायबिटिक्स का, एंटासिड का, इनमें से किसका क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि लिथियम क्या चीज़ है। देखो लिथियम क्या है, लिथियम को लिखते हैं Li+3, यानी कि एक कैटायन है। ऐसा ही कैटायन बॉडी में एक और होता है सोडियम Na+, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या, सबसे पहले वो लिख देता है। सोडियम का रिलेशन उल्टा है, अगर सोडियम बढ़ेगा तो लिथियम कम होगा और लिथियम बढ़ेगा तो सोडियम कम होगा। इन दोनों में ऐसा रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। जैसे आपने एक डायबिटिक्स यूज की, डायबिटिक जैसे कि थायराइड यूज की आपने, आपने लूप डायबिटिक्स यूज की जैसे कि फ्यूरोसोमाइड वगैरह। इन कंडीशन में क्या होता है, सोडियम जो है उसका एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा सोडियम का। तो उस मैंने जैसा रिलेशन बताया कि बॉडी क्या करेगी, अगर सोडियम को निकाल रही है तो कोई ना कोई कैटायन वापस अपने पास रखेगी, तो वो किसको रखेगी, लिथियम को रखेगी। तो लिथियम का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, लिथियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमें 5 ग्राम चाहिए था लिथियम, ठीक है, अभी हमारे पास 7 ग्राम एब्जॉर्ब, 5 ग्राम हमें एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अगली बार वापस 5 ग्राम डोज दी, 10 ग्राम हो गया। अब इसमें से कुछ ना कुछ लिथियम बाहर भी निकल रहा है, हमेशा 5 ग्राम ले रहे हैं, 5 ग्राम यूज होकर बाहर निकल रहा है। पर इस बार ऐसा हुआ कि 5 ग्राम में से 2 ग्राम ही निकला, 3 ग्राम बॉडी के अंदर रह गया, ठीक है। मतलब जितना हमें निकालना था पूरा उतना लिथियम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि किडनी ने उसको जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम का लॉस हो रहा है, उसको कैटायन का लॉस हो रहा है, तो उस कैटायन की जगह उन्होंने लिथियम को रख लिया और लिथियम का लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो डायबिटिक्स को सीधा ही मना करते हैं कि भाई पेशेंट को डायबिटिक्स नहीं देने होते, क्योंकि ये सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है जिसकी वजह से लिथियम का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये हो गया। अब मान लो किसी पेशेंट को आपने ऑस्मोटिक डायबिटिक दी,
ऑस्मोटिक डाययूरेटिक क्या करता है, सोडियम के एक्सक्रीशन को नहीं बढ़ाएगा, ये लिथियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। अगर कोई चीज लिथियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगी, इसका मतलब क्या होगा, लिथियम का जितना लेवल ब्लड में चाहिए उतना नहीं रहकर कम रहेगा, तो इससे क्या रहेगा कि लिथियम का लेवल कम हो जाएगा। तो जब भी एंटी डाययूरेटिक्स देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि लिथियम का लेवल चेक करते रहना है कि भाई कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ हम एक थोड़ी बेसिक और देखेंगे कि लिथियम क्या है, कैसे काम करता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो लिथियम जो ड्रग है ये क्या करती है, मूड को स्टेबलाइज करती है। मूड जैसे कि डिप्रेशन में हो आप मैनिया में हो, ठीक है, तो इन कंडीशन में ये क्या करेगी, डिप्रेशन हो, मैनिया हो, ऐसी कंडीशन में ये आपके मूड को स्टेबलाइज करती है। मूड को स्टेबलाइज कैसे करती है, ठीक है, ये कैसे करती है, ये क्या करेगी, या तो सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देगी, ठीक है, या फिर डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देगी, या इनके लेवल को कम कर देगी, ऐसा ही कुछ करेगी। अब सवाल आता है कि सीरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह ये सब रामायण क्या है, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिथियम का ये डिस्कशन करेंगे सीरोटोनिन और डोपामाइन का। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो लिथियम लेते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार पहले थोड़ा सा। तो लिथियम जो है वो हम ओरली टेबलेट ली तो गट के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, ये हमें पता चल गया कि लिथियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो गट के थ्रू होता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन जो होता है, उसके जो निकलना होता है वापस यूज होने के बाद, वो होता है थ्रू यूरिनरी सिस्टम, यानी किडनी के थ्रू। ठीक है, जो किडनीज होगी वो आपकी इसको निकालेगी। तो किडनी में किसी तरह का कुछ होगा, मान लो कोई डिफेक्ट आ गया, कोई डैमेज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं लिथियम का जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो उसका प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज वगैरह होगा, ये हम समझ में लगे। अब लिथियम का यूज कहाँ होता है, लिथियम का यूज होता है, हमने पढ़ा था अभी, कहाँ गया, ये रहा, ये मूड स्टेबलाइजर है, तो इसका यूज डिप्रेशन में हो गया, मेनिया में हो गया, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया उसमें हो गया, साइक्लोथाइमिया होता है एक, साइक्लोथाइमिया का मतलब 6 महीने वो पेशेंट जो है डिप्रेशन में रहता है, 6 महीने तक उसका मूड जो है वो मेनिया में रहता है, ये साइक्लोथाइमिया हो गया। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, ये कंडीशन हो गया। और साथ ही साथ लिथियम का एक और कंडीशन में यूज होता है, इसको बोला जाता है स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। एग्जाम में पूछे ना पूछे, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम क्या होता है। नाम से पता चला एक पेशेंट जो ज्यादा सोता रहे, ठीक है, जैसे कि एक दिन में 20-20 घंटे सो रहा है, एक पेशेंट जो सोने के बाद बहुत सारा खा रहा है, यानी कि हाइपरफेजिया कर रहा है, और ऐसा पेशेंट जिनमें एक हाइपर सेक्सुअलिटी रहती है, हाइपर सेक्सुअलिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रायड ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, ये भी सवाल आता है, नहीं आएगा, मतलब हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ले। उसको बोला जाता है क्लेइन लेविन सिंड्रोम। ठीक है, तो लिथियम का हमने यूज कहाँ कहाँ देख लिया, डिप्रेशन में देख लिया, मेनिया में देख लिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिया, स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम है KL सिंड्रोम, यानी क्लेइन लेविन सिंड्रोम। इस क्लेइन लेविन सिंड्रोम का एक ट्रायड होता है 20 आवर्स अ डे, वो आदमी सोता है, हाइपरफेजिया, उसके बाद उठने के बाद बहुत सारा खाता है, और हाइपर सेक्सुअलिटी, उसमें सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब कोई पेशेंट है उनमें ये सब चीज़ें हो रही है, मूड वगैरह ये सब हो रहा है, तो लिथियम दे रहे, तो लिथियम कहाँ काम करेगा, ऐसी जगह पे काम करेगा जहाँ पे उसका मूड है वो वहाँ पे कंट्रोल होता हो, और उसका बिहेवियर, उसका इमोशंस जहाँ से कंट्रोल होता हो, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, उस पेशेंट का लिम्बिक सिस्टम हो गया। अब हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक कैटाकोलामाइन पाथवे होता है। ठीक है, अब कैटाकोलामाइंस, इस पे सवाल आ सकता है कि भाई कैटाकोलामाइंस में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो कैटाकोलामाइंस एक ग्रुप होता है, किसका, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर का ग्रुप होता है, इसको कैटाकोलामाइंस बनते हैं बोलते हैं। उन कैटाकोलामाइंस के ग्रुप में क्या क्या चीजें आने वाली है, इस कैटाकोलामाइंस के ग्रुप के अंदर आएगी नॉरएपिनेफ्रिन प्लस एपिनेफ्रिन प्लस डोपामाइन। अब नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, ये हॉर्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन है, ये हम बोल सकते हैं, इनको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं आपके एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड का ही एक पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है,
ऐसी ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अगर इसमें डोपामाइन भी जोड़ दिया जाए तो इन तीनों को कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन बनता है बोलते हैं। इनमें अगर एक एक्सेप्शन दे दिया जाए तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि इनमें से कौन सा कैटेकोलामाइन नहीं है, तो हम तीनों को छोड़ के जो चौथा होगा वो उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया। अब इनमें एक खासियत होती है, ये तीनों एक ही अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। कौन से अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, टायरोसिन से। ठीक है, अब टायरोसिन से एक और हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायराइड हार्मोन। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि थायराइड, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, उससे कौन कौन से बनते हैं। टायरोसिन से बनता है थायराइड हार्मोन, टायरोसिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। अब टायरोसिन कैसा अमीनो एसिड है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। टायरोसिन एक नॉन असेंशियल एमिनो एसिड है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, नॉन असेंशियल मतलब जिसको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक फ्रॉम फूड, फ्रॉम आउटसाइड विथ फूड। ठीक है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद से ही बढ़ाती है, बॉडी कैन जनरेट इटसेल्फ। ठीक है, टायरोसिन को बनाती है। इस टायरोसिन से क्या क्या बन रहा है, थायराइड बन रहा है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन बन रहा है। ठीक है, अब एक और एमिनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं फेनिल एलेनिन। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें जुड़ी भी है और कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आएगी। हमें पास होना है, ना कि ये स्लाइड खत्म करनी है। ठीक है, फेनाइल एलेनिन के अंदर क्या होता है, फेनाइल एलेनिन जो है ये एक असेंशियल एमिनो एसिड है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, असेंशियल एमिनो एसिड है ये फेनाइल एलेनिन। जैसे हमने बाहर से दूध खाया, दूध पिया, दही खाया, या पनीर, चीज, बटर, कोई डेयरी प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, कंज्यूम करने से हमें मिल गया है फेनिल एलेनिन, बॉडी के अंदर चला गया। अब इस फेनिल एलेनिन का डायरेक्ट कोई काम नहीं है, ये किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फेनिल एलेनिन क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, टायरोसिन में। क्या होगा, कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, ये टायरोसिन बदल जाएगा। अब टायरोसिन से ये सब चीजें बनेगी। ठीक है, तो फेनिल एलेनिन को कन्वर्ट कौन करता है, इसको करता है पीएच, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एज लग गया, मतलब एक एंजाइम है। ठीक है, तो फेनिल एलेनिन को फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, जिससे ये सब चीजें बनती है। अगर ये सब चीजें बनेगी तो बॉडी में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इन सभी हार्मोन्स का। ठीक है, अब मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन, ये एंजाइम ही नहीं है, पीएच जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फेनिल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कोई कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फेनाइल एलेनिन जो है इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है अपने बॉडी में, कोई रोल नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसी कंडीशन में पड़ा रहेगा, इसी स्ट्रक्चर में पड़ा रहेगा और बॉडी में धीमे धीमे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जमा जब शुरू होगा, ये आपके ब्रेन में जमा हो जाएगा, आपकी स्किन में जमा हो जाएगा। स्किन में जमा हो जाएगा तो आपको एक्जिमा यानी खुजली वगैरह चलेगी, आपके स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। ब्रेन में गया तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो अफेक्ट होगी, आप मेंटली हो सकता है आप रिटायर्ड हो जाओ। ठीक है, आप ज़्यादा सोच ना वो कन्फ्यूजन में रहो, आपको ब्रेन की कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस कंडीशन है, और फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो फेनिल एलेनिन है ये यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाएगा, यूरिन के साथ बाहर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यूजुअली इसका जो वैल्यू है वो होता है 1.5 से 2 mg/dl। ठीक है, 1.5 से 2 mg/dl ब्लड में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए, किस वजह से बढ़ जाए, पीएच के एब्सेंट में बढ़ जाए, हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो गई, कन्वर्ट नहीं हो पाया, पीकेयू हो गया, यूरिन के साथ निकल रहा है, 1.5 से 2 हो गया, क्या सिम्टम्स रहेंगे, ब्रेन वाले, स्किन वाले रहेंगे। तो ये सब चीज़ें रहती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो डायबिटिक्स कैसे अफेक्ट करती है वो देख लिया, लिथियम क्या चीज़ है वो हमने देख लिया है। तो हमें ये सब चीज़ें पता चल गई है। इसका क्या कैसे काम करता है, कैटेकोलामाइन्स के प्रोडक्शन को या डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, या बढ़ा देगा या कम कर देगा। उस तरीके से मूड को ये क्या करता है, कंट्रोल सही करता है, सॉरी स्टेबलाइज करता है मूड को। तो हमें पता चल गया लिथियम क्या, कैसे क्या चीज़ है, हमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक पेशेंट है हु अब्यूजेस अल्कोहल एंड कोकेन, और नर्स को कह रहा है कि ही ओनली यूज सब्सटेंस, कि भाई जो मैं अल्कोहल ले रहा हूँ या जो कोकेन ले रहा हूँ, जो सब्सटेंस है मैं इनको तभी यूज करता हूँ, ओनली करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। अब स्ट्रेस किस चीज़ का है, शादी का और जॉब का। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसी मैकेनिज्म जो व्यक्ति तब यूज करता है ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके, अपनी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है, जो उनकी फीलिंग्स है,
फियर है, उसको किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी है या स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, और लोग उसको जब जज करने बैठते हैं तो उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए अपनी ओर से कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस का यूज करते हैं अपने सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए। तो उसको ये ऐसी मैकेनिज्म को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, अपने सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें पेशेंट क्या कह रहा है कि मुझे अल्कोहल और कोकेन पीता हूँ, खाता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रेस है शादी का या जॉब का, इस वजह से। मतलब वो क्या कर रहा है, एक कारण दे रहा है, एक रेशनल दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपके पास एक हाई इमोशन है, जैसे कि एंगर है, उसको आपने एक वीक टारगेट पे डिस्प्लेस कर दिया, बस ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास गुस्सा आ रहा था, आपको टीचर ने आपको कुछ डांट दिया, आप घर आके अपने छोटे भाई की पिटाई कर दी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि आपके जो हायर इमोशंस है उसको किसी वीक टारगेट पे आपने डिस्प्लेस कर दिया। ये भी एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। इससे आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि चलो यार, टीचर को तो नहीं बोल पाया, भाई को पीट दिया, बढ़िया। एक्चुअल में करेक्ट आंसर तो ये है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का देख लिया। फिर होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हम काफ़ी थोड़ा ऐसे समझते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आपने पहले कभी कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी की है। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहता है कि एक फीमेल कोई है, वुमेन है, उस वुमेन ने पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, उसके बाद उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसका रिलेशन था, उसकी शादी हो गई, उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी सही है, व्यक्ति है, ठीक है। अब उसके मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर गिल्ट है। तो वुमेन को क्या है, गिल्ट है कि मैंने फिजिकल रिलेशन बनाया था, ठीक है, उसका गिल्ट है। अब आने वाले टाइम में उसका हस्बैंड अगर उसको किसी महिला के साथ कॉफी पीते हुए दिखता है तो वो समझती है कि इसका भी रिलेशन चल रहा है, ठीक है। मतलब उसकी जो खुद की अनएक्सेप्टेबल थॉट्स थी, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैंने ऐसा काम किया है, जिसमें वो गिल्ट में थी, उसने अनकॉन्शियसली अपने हस्बैंड के ऊपर भी वो चीज़ें डाल दी है, ठीक है, अनकॉन्शियसली अपने हस्बैंड पे डाल दिए। मतलब एक तरीके से अपनी जो फीलिंग्स, जो थॉट्स है, उसमें प्रोजेक्ट कर दिए अपने हस्बैंड पे, उसको बोलते हैं। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, यानी सोशली अनएक्सेप्टेबल है ये चीज़, ठीक है। पर आप इसी गुस्से का यूज करके एक दिन आप बन गए बॉक्सर। बॉक्सर बनना सोशली एक्सेप्टेबल है। मतलब आपने अपनी अनएक्सेप्टेबल जो थॉट, जो इमोशंस है, बिहेवियर है, उसको आपने सोशली एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो इसका आंसर तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये बोल रहा है कि रीचैनलिंग ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स इनटू मोर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, वही एंगर, ठीक है, और बॉक्सर। आपकी जो गुस्सा वाली जो एनर्जी थी, उसने आपको उसने आपने उसको रीचैनलाइज किया, आपने उसको सही यूज किया, कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसको बॉक्सर बन गए, तो आपका वो क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। प्रोजेक्शन हमने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, एलुसिनेशन देख लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सॉरी, ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है आपका करेक्ट आंसर है, प्रोजेक्शन नहीं, ठीक है। तो ये हम समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये कह रहा है कि साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज के बारे में पूछ रहा है, इन्फेंट के। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, जब वो पैदा होता है, पैदा होने से लेकर डेथ, यानी कि बर्थ टू डेथ तक कुछ ना कुछ साइको सोशल डेवलपमेंट उसका होगा। यानी साइको यानी ब्रेन, सोशल यानी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, फैमिली है, जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसका ब्रेन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से आपके कुछ डेवलपमेंटल स्टेज आएंगे। उसको स्टेज में किसी व्यक्ति ने, किसी साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया उस डेवलपमेंट को, ठीक है। उनमें से ये पूछ रहा है कि इन्फेंट में कौन सा देखने को मिलेगा। तो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, ये वाला, ठीक है। एरिक्सन नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या बोला, आपके ब्रेन में सोसाइटी की वजह से होने वाले जो डेवलपमेंट है, उसने इसको 8 कैटेगरीज में डाला है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैटेगरी में डाला है। 8 कैटेगरी, इसको हम पूरा बाद में समझेंगे, अभी तक हम बस ये याद करेंगे कि कैसे इस चीज़ को याद किया जाए, कि एग्जाम में अगर कल को पूछ ले तो मैं इसको कैसे याद रखूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले होता है इन्फेंट, 1 साल तक का जो बच्चा, तो उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। फिर आता है वो व्यक्ति होता है टोल्डर में, 1 से 3 साल तक बच्चा टोल्डर हो गया। फिर आता है वो प्री स्कूल एज में, फिर आएगा वो स्कूल एज में, फिर आएगा वो अडोलेसेंट में, फिर आएगा वो अर्ली एडल्टहुड, फिर आएगा वो मिड एडल्टहुड,
फिर इसको बोल सकते हैं लेट एडल्टहुड या मैच्योरिटी। इसने इसको एज में डिवाइड करा है, 0 से 18 महीने, 18 महीने से 3 साल, फिर 3 से 6 साल, 6 से 11, 12 साल, सॉरी 6 से 12, फिर 12 से 18, 18 से 40, 40 से 65 और 65 टू डेट, यानी 0 to 18 मंथ्स, 18 मंथ्स टू 3 years, 3 year to 6 years, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 40, 40 to 65 एंड देन मोर देन 65, ऐसे डिवाइड कर रखा। अब इसको मैं याद कैसे करूँ? इसको याद करने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है, एक कोई ओल्ड मूवी है। उस ओल्ड मूवी में क्या होता है, एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई है। डेथ क्यों हो गई है? क्योंकि उसके दुश्मनों ने उसको मार दिया है। वो मरने ही वाला है कि उसका बेटा वहां पहुंच गया। ठीक है, उसने उसको बोला कि मेरे को किसी दुश्मनों ने मारा है तो तुझे उनको मारना पड़ेगा। तो उसका बेटा बोला कि ठीक है पापा, मैं आपका बदला ले लूंगा। ठीक है, इसका मतलब उसको क्या बोला? ट्रस्ट दिलाया बेटे ने पाप को। सबसे पहले क्या दिलाया? ट्रस्ट दिलाया। ठीक है, तो हमें ये देखा कि उसने वहां पे क्या हुआ? ट्रस्ट हुआ। तो पहला अपना जो इन्फेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सबसे पहले ट्रस्ट वाली बात हुई कि यस पापा मैं आपके लिए करूंगा। फिर उसके पापा ने बोला कि जा बेटा तू अपना काम कर, यानी उसको ऑटोनॉमी दे दी, यानी स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस दे दी। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बाद होगा ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। ठीक है, फिर वो क्या करेगा व्यक्ति? अब वो इनिशिएट करेगा। इनिशिएट क्या करेगा? जो उसके पापा ने उसको टास्क दिया है कि मैं इन सबको खत्म करूंगा, इनिशिएट करेगा। तो इसमें आएगा इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। तो थर्ड स्टेज क्या हो गया? इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। ठीक है, फिर आएगा, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब वो व्यक्ति जाएगा, सबसे पहले अपनी कंपनी को देखेगा। अपनी कंपनी को देखेगा, मेरी कंपनी का क्या हाल है, मेरे पिता की डेथ की वजह से मेरी कंपनी के शेयर मार्केट वगैरह गिर गए हैं। सबसे पहले अपनी कंपनी को देखेगा, अपनी इंडस्ट्री को देखेगा कि इंडस्ट्री को देख लेते एक बार, फिर इनको देखेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री को देखेगा। तो कैसा हुआ? सबसे पहले उसके पापा ने उसको बोला कि तू कर, तो उसने बोला ठीक है पापा मैं करूंगा, ट्रस्ट दिया। उसके पापा ने बोला जा कर, उसको ऑटोनॉमी मिल गई। फिर उसने इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के लिए प्लान बनाया। प्लान में सबसे पहले उसने बोला कि मैं इंडस्ट्री को सेट करूंगा। फिर उसने क्या बोला कि अब मैं देखूंगा कौन कौन दुश्मन थे, यानी उन सबको मैं क्या करूंगा? आइडेंटिफाई करूंगा दुश्मनों को। ठीक है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी के बाद आ गया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, फिर वो उन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा? आइसोलेट कर देगा, यानी उन सबको मार देगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइसोलेट हो गया। आइसोलेट होने के बाद उन सबको उसने मार दिया, तब वो वापस क्या करेगा? बोलेगा चल अब अपने वापस ध्यान देते हैं अपनी लाइफ पे, यानी कि जनरेटिविटी पे मैं ध्यान देता हूँ, कुछ नई चीजें करता हूँ। ठीक है, अब आइसोलेट कर दिया, जनरेटिविटी हो गई। जनरेटिविटी के बाद लास्ट में उसको क्या होगा? ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो कैसे याद रहेंगे? सबसे पहले ये फेजेस तो हमें याद ही है। ठीक है, इन्फेंट, फिर टोल्डर आएगा, प्री स्कूल, स्कूल, एडोलेसेंट, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड। 0 से 18, 0 to 18, 18 to 3 years, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 20, 20 to, सॉरी 12 to 18, 18 to 40, 40 to 65, मोर देन 65। अब इसको मैंने कैसे याद किया है? ट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी मिली, फिर उसने इनिशिएट किया, फिर उसकी इंडस्ट्री सेट हो गई, फिर वो आइडेंटिटी इसमें चला गया, फिर अर्ली एडल्ट आइसोलेट हो गया, फिर जनरेटिविटी हो गया, और ये ईगो वर्सेस डिस्पेयर हो गया। इस तरीके से हमें याद हो गया। तो इन्फेंट में हमने क्या देखा है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, याद हो गया। और ऑटोनॉमी वर्सेस सेम किस में देखेंगे? इन्फेंट के ट्रस्ट के बाद उसको क्या मिल गई? ऑटोनॉमी मिल गई, यानी ये किस में आ गया? उसके टोडलर में आ गया। इनिशिएट किया, ऑटोनॉमी के बाद उसने क्या किया? इनिशिएट किया है। टोडलर के बाद आती है प्री स्कूल एज। इनिशिएट किया, इंडस्ट्री की, तो ये आ जाएगा स्कूल एज। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी का जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्यूटी, ऐसी पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं? मतलब पर्सनैलिटी का टाइप पूछ रहा है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है कि आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो पैटर्न है, आपके जो इमोशंस हैं वो कैसे हैं, यही आपको अलग बनाती है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करती है लोगों से। ठीक है, तो उससे पता चलेगा इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका बिहेवियर, पैटर्न और इमोशंस देख के। ठीक है, हमें पता चलता है। तो इसने पूछा कि इसमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो कि वेल ऑर्गेनाइज है और इस चीज में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी हो। इसको समझने के लिए एक मैंने फोटो डाल रखा है। फोटो ये रहा। एक होता है ऑस्ट्रियन पर्सनैलिटी। ऑस्ट्रियन पर्सनैलिटी आजकल की एक मॉडर्न टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है।
मॉडर्न टाइप है जिसको बोला जाता है बिग फाइव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बी या बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अंदर वर्ड आ रहा है ओशियन, ठीक है। ओ का मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे लोग जो काफी क्रिएटिव हो, काफी क्यूरियस हो चीजों को लेकर, वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो आएंगे ओपननेस में। फिर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, इसका फोटो देख सकते हैं, इसमें पता चल रहा है कि जो फीमेल है ये काफी हार्ड वर्किंग है, ये पेपर लेके घूम रही है, मतलब इसने टास्क को लिख रखा होगा, काफी ऑर्गेनाइज होगी, हार्ड वर्किंग होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। एक्स्ट्रावर्जन, इसको देखो, ये काफी खुश है, ये क्या करता है, ये बोलता है साहब मैं तो बहुत चिल आदमी हूँ, मैं हमेशा, अब इसको जब भी देखोगे ये लोगों से बातें करेगा, घूमना फिरना, ओके चलो चलते हैं, कभी भी ट्रिप में मना नहीं करेगा, चलो जब भी बोलो गोवा के ओके, हर चीज में मना, किसी भी चीज में मना नहीं करेगा, ठीक है। और एक होता है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस का मतलब ऐसे लोग हमें काफी पसंद आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमें काफी काइंड होते हैं, सिंपेथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। जब भी उनको बोलते हैं कि भैया प्लीज आप ऐसा, हाँ ठीक है कर लेंगे, कि भैया ये कि हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है ओके, तो ऐसे लोग हमें काफी अच्छे लगते हैं कि यार ये काफी बढ़िया आदमी है, ये हमेशा कभी भी मना नहीं करता है, बात ही काफी काइंड आदमी है, दयालु है, तो अग्रीएबलनेस आता है। एक होता है न्यूरोटिसिज्म, ये देखो ये टेंशन मैच हो रहा, वरी है, एंजियस है, सैड है, ठीक है। तो 5 टाइप हमने देख लिए, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, ऑर्गेनाइज है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है, यानी कि ये महिला, सी कॉन्शियसनेस, इसका आंसर होगा ये। एक्स्ट्रावर्जन क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रावर्जन यानी कि ये रहा घूमना फिरने वाला। इंट्रोवर्जन इसका उल्टा हो जाएगा, जो इंट्रोवर्ट टाइप का जो होता है, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ये कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम आएंगे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, ऐसा बिलीफ जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो वापस, अगर उसके दिमाग में कुछ चीज बैठ गई तो उसके परमानेंट ही रहेगी, ठीक है। इसमें 4 एग्जांपल दे रखे हैं, पैरानॉइड, ग्रैंडियोस, पैसिविटी और इनफाइडेलिटी, ठीक है। सबको हम एक बार डिस्कस करेंगे। पैरानॉइड डेल्यूजन क्या होता है, ठीक है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में एक टाइप है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, उसके अंदर डेल्यूजन देखने को मिलते हैं, उस डेल्यूजन का ही एक टाइप है परसिक्यूशन डेल्यूजन, ठीक है। अब परसिक्यूशन डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन का मतलब है यहाँ पे एक व्यक्ति जिसके मतलब रियलिटी में हमने देखा था भाई सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है, और साइकोटिक कंडीशन क्या होती है कि वो व्यक्ति जो है वो चीजों को एसोसिएट नहीं कर पाता कि रियल क्या है और फैंटेसी क्या है, तो ज्यादातर वो फैंटेसी की लाइफ में जीता है, तो डेल्यूजन उसी वजह से इसको होता है, ठीक है। इसमें परसिक्यूशन में इसको रहता है कि मुझे कोई मारने वाला है, कोई अटैक करने वाला है, या कोई पॉइजन वाला है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो खाना भी नहीं खाते, वो कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस खाने में जहर हो सकता है, या ये अनजान आदमी इधर क्यों आ गया, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आ गया, ये मुझे मारना चाहता है, या वो रोज सुबह उठ के बोलेगा कि मेरे लिए कोई साजिश कर रहा है, या मेरे सामने कोई, इस सामने वाली बिल्डिंग में कोई स्नाइपर वाला खड़ा है, वो मुझे स्नाइपर राइफल से मार देगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें उसको डर लगेगी, कोई ना कोई मेरे खिलाफ साजिश रचा है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे, जो खाना देंगे वो पैक्ड देंगे, बोलेंगे यार पैक्ड खाना है, खा ला, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। या फिर उसके सामने टेस्ट करके बता दिया, ऐसी कोर्स बहुत सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं, नर्सिंग रोल है, हम जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रैंडियोस का मतलब होता है कि वो उसको काफी हाई रिच ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं काफी बड़ा आदमी हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है, मौसम मैं कंट्रोल करता हूँ, दुनिया मैं कंट्रोल करता है, ग्रैंडियोसिटी का उसके अंदर रहता है। अब एक वर्ड है पैसिविटी। पैसिविटी क्या चीज होती है, पैसिविटी का मतलब ये होता है कि आपके मन में कुछ और है पर आप करके कुछ और आते हो, वो इसको मतलब ये ऐसा इजी में बताता हूँ, इजी में कैसा रहेगा कि पैसिविटी के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आप गए, आपने गोवा का पूछना था कि भाई मुझे गोवा ट्रिप पे जाना, इतना स्ट्रिक्ट है कि आप उनके सामने गए, उनको उन्होंने कुछ और बोल दिया कि नहीं तू जा और साइंस पढ़ के आ, साइंस की बुक पढ़ के आ, तू मना, आप मना नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आप इतने पैसिव हो गए कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे, आपको डर लगता है उस चीज से। आप गए टीचर के पास, टीचर ने बोल दिया कि जा घर चला जा, तो आप चले गए, मतलब आप पैसिव हो, आप अपनी ओर से कुछ बोल नहीं पाते, आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते, इसको पैसिविटी बोलते हैं। इनफाइडेलिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो,
ठीक है। अब कमिटेड किसी और के साथ हो, फिर आप फिजिकल रिलेशन या इमोशनल रिलेशन किसी और के साथ बनाते हो, किसी और के साथ। ठीक है। अब अपने फिजिकल इमोशनल रिलेशन किसी और के साथ बनाते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उसका जो ट्रस्ट है वो वॉयलेट कर रहे हो। तो इसको बोला जाता है इनफाइडेलिटी। इनफाइडेलिटी समझ गया। पैसिविटी में आप हमेशा पैसिव रहते हो, आप लोगों के अकॉर्डिंग चलते हो। इनफाइडेलिटी में आप जिसके साथ कमिटेड हो उसका ही ट्रस्ट तोड़ते हो। ग्रैंडियोज में आप काफी रिच थॉट रखते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं भगवान हूँ, देवता हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ठीक है, आई एम ए गॉड, ऐसे कुछ। पैनेट डेल्यूजन में परसिक्यूशन आएगा, परसिक्यूशन में उसको देता है कि मुझे कोई मार देगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा पैरेंट डेल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फॉल्स परसेप्शन विथ स्टिमुलाई। एक होता है स्टिमुलाई नहीं है, ठीक है, तो उसको तो हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। विदाउट विदाउट स्टिमुलाई। और इल्यूजन का मतलब है विथ स्टिमुलाई। रस्सी पड़ी है यानी कि रॉप, एक रॉप पड़ी है, उसको आपने स्नैक की तरह मान लिया, मतलब रोप है, स्टिमुलाई है वहां पे, और आपने उसको स्नैक की तरह मान लिया। अब स्टिमुलाई नहीं है फिर भी आप बोलोगे यहाँ सांप है, तो वो हेलुसिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इसका इल्यूजन। मेनिया हमें पता है मूड एलिवेशन, डेल्यूजन हमें पता है फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ। मेनिया में मूड रिलेशन होता है, मूड रिलेशन मूड एलिवेशन होता है। मूड एलिवेशन में बहुत सारा टाइप होते हैं। यूफोरिया जो कि हल्का सा मूड एलिवेशन यानी कि माइल्ड मूड एलिवेशन। फिर होता है इलेशन जो कि थोड़ा मॉडरेट है। फिर होता है एग्जाल्टेशन जो कि सीवियर, काफ़ी मूड एलिवेट हो गया। और एक होता है एक्टेसी जो कि वेरी सीवियर, बहुत ही ज़्यादा मूड एलिवेशन हो गया। तो ये इसका एक पैटर्न है, सबसे पहले यूफोरिया होगा, फिर इलेशन होगा, फिर एग्जाल्टेशन होगा, फिर एक्टेसी होगा। क्योंकि अब लास्ट सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेमोरी ट्रेसेस के बारे में। ये पूछ रहा है कि मेमोरी ट्रेसेस जो होती है आपके माइंड में किस फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने आज कुछ पढ़ा है, अब इस एग्जाम आते आते इसके कुछ ट्रेसेस ही आपके दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, और साइंटिस्ट ऐसे ट्रेसेस को बोलते हैं एंग्राम्स। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन करोगे, इसी वीडियो को आप बनाओगे या इसके नोट्स आप पढ़ोगे नोट्स बना के, तो एंग्राम्स जो है आपके यानी कि जो मेमोरी ट्रेसेस है वो वापस रीएक्टिवेट हो जाएंगे और चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंग्राम्स है। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में अभी तक आपने इतना पेशेंस रखा है, आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे एप्लीकेशन को, एनक्रैक एप्लीकेशन को। एनक्रैक एप्लीकेशन में आप जाइए, आप वहाँ डाउनलोड कीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस आपको एक एनक्रैक 100 ये कूपन कोड अप्लाई करना है ड्यूरिंग पेमेंट, आपको पूरा 100% डिस्काउंट मिलेगा। कोई पैसा हम नहीं लेंगे किसी स्टूडेंट से, सब कुछ फ्री में है। इसमें टेस्ट भी है, हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, सबको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। हमें सिलेक्शन मैटर करता है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।